नमस्कार, स्वागत है आपका यो स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज हम लगातार दूसरे दिन कमजोरी का सत्र देख रहे हैं और आज बाजार पर दबाव बनाने काम कर रहे हैं आईटी स्टॉक्स। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, आपको चौतरफा गिरावट देखने को मिलेगी और ये सारे के सारे शेयर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आज गिरा है अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर। हमने देखा था पिछले हफ्ते एक अच्छी रैली बनी थी शेयर में लोअर लेवल से, लेकिन आज थोड़ा सा प्रेशर है, टॉप लूजर है। पीछे पीछे एसबीआई में 2.5% के आसपास की कमजोरी हम देख रहे हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर भी नतीजों के बाद कमजोर है। 2.5% ये शेयर भी फिसल गया है। हालांकि जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई थी 1500 रुपए से ऊपर के टारगेट उन्होंने सुझाए हैं एमएनएम के शेयर को लेकर। लेकिन अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो टाइटन, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये वो शेयर हैं जहां पर 1% से ज्यादा की मजबूती है। एलएनटी भी चढ़ने की कोशिश कर रहा है, 1% के करीब करीब गेंस वहां पर भी हमें दिख रहे हैं। लेकिन इंडेक्स के लेवल पर आज आपको कमजोर सत्र दिखेगा। 80 अंक नीचे है निफ्टी 17,775 के आसपास। सेंसेक्स में कमजोरी 2.25 अंकों की है और निफ्टी बैंक की बात करें तो बिल्कुल परसेंटेज के हिसाब से बिल्कुल सिमिलर पैटर्न आपको निफ्टी बैंक में भी दिखेगा। 190 अंक नीचे है निफ्टी बैंक, आधे परसेंट के आसपास की कमजोरी वहां पर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज फिर से बेयर्स के पक्ष में। ज्यादातर शेयर 1288 शेयर इस वक्त एनएसई पर लाल निशान में और उसके मुकाबले 724 करीब 725 शेयर हैं हरे निशान में। सवाल यह है कि क्या बाजार में जो कमजोरी बनी है क्या आपके लिए एंट्री का मौका बन रहा है या फिर थोड़ा सतर्क होना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब लेंगे और आपके जो सवाल हैं शेयरों से जुड़े उस पर भी अपने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेंगे। सवाल आप पूछिए। हमारा फोन नंबर है 9167329108। इस पर आप फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हमसे पूछ सकती हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप ईटी न्यूज़ स्वदेश को देख रहे हैं तो हमारा पता आपकी स्क्रीन पर @ET न्यूज़ स्वदेश, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम का पता आपकी स्क्रीन पर। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन और प्रेसिजन टेक्निकल के मंदार जामसांदेकर। सौरभ जी और मंदार जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटी न्यूज़ स्वदेश पर। मंदार, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज हम लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी देख रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स जो हैं वो प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। अगर एक कोई हम सेक्टर को खोजें तो यहां से आप दिन कैसे पैन आउट होता हुआ देख रहे हैं मंदार? क्या लोअर लेवल्स पर आप बाइंग करने की सलाह देंगे या फिर इस लेवल से भी शॉर्ट्स इनिशिएट किए जा सकते हैं अगर इंट्राडे की बात करें तो? अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने सही कहा कि स्क्रिप्ट स्पेसिफिक मार्केट है और जैसे आईटी स्टॉक्स में आज वीकनेस दिख रहा है। बाजार स्टार्ट में जो ओपन ट्रेड था हमारा, बाजार में भी वीकनेस देखने को मिला, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये वीकनेस सस्टेन होगा करके नीचे की तरफ बाइंग भी आ रही है। और ये बेसिकली इनडिसीजन मार्केट है, यानी आपको दोनों तरफ के ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। सुबह जो बिकवाली देखने को मिली, शायद अब बाइंग आपको फिर से देखने को मिल जाए। इंडेक्स फिर से 17,800 17,850 के लेवल्स पे आ जाए तो ये इस तरीके का ट्रेड आपको देखने को जरूर मिलने वाला है, क्योंकि एक इनडिसीजन मार्केट है। और ये आज की बात है नहीं, आप अगर पिछले पूरे हफ्ते का ट्रेड देखें तो बहुत ही नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था। 0.2% से लेके 0.5% तक का रेंज इंडेक्स के लिए बना हुआ था। ये सबसे कम वाला रेंज है मुझे लगता है हाल ही के दिनों में। तो मुझे लगता है कि ये जो वो कहते हैं ना कि पीस बिफोर द स्टॉर्म, उस तरीके का ये पीरियड है और एक इनडिसीजन पीरियड है। निफ्टी के लिए जो रेंज है 17,700, ये बढ़िया सा सपोर्ट बनता है। ऊपर में 18,000 18,100 ये रेजिस्टेंस बनता है। तो ये 400-500 पॉइंट के रेंज में है। बैंक निफ्टी भी अगर देखो तो उसका भी रेंज बहुत ही कम है, यानी 40 बैंक निफ्टी के लिए 600-700 पॉइंट का रेंज होना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही कम वाली रेंज है। लेकिन उसी रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहा है 41,200 और ऊपर में 41,800, इस तरीके का रेंज है। मुझे लगता है कि ये इस दौरान थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखना ज्यादा बेहतर होगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे जरूर व्यू बना सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ जरूर काम कर सकते हैं, लेकिन आगे जाते हुए तो कुछ ही दिनों में मुझे लगता है कि ये बाजार एक डायरेक्शनल मूव जरूर देने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का एक नैरो रेंज से बाजार गुजर रहा है उसे ये लगता है कि आगे जाते हुए एक्सपर्ट जरूर मिलेगा। ओके, तो चलिए ये राय आपको इंडेक्स में दे दी गई है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता ही रहेगा, बेहद ही आसान तरीका है। और इस बीच हमारे साथ पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। पंजाब से चिरंजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैंने ना जुबिलेंट फूडवर्क के बारे में
सलाह लेनी जी। थी। मेरे पास 100 शेयर है उसके, आएंगे आप 571। तो उसको मैम अभी सोची रखूँ या जी, उसको जी। कैसे करूँ, उसका क्या रहेगा? ओके, ओके। और कोई भी सवाल है आपका? जी, एक है मदरसन सुमी है, 1000 शेयर, बाइंग है उसकी 66, और इसके रिजल्ट आने के बाद कुछ अच्छा ओके। ये कर नहीं रहा, तो उसमें भी आगे बरकरार यहाँ रहूँ पे या क्विट कर दूँ? मदरसन सुमी संवर्धन मदरसन है आपके पास या मदरसन वायरिंग है? नहीं नहीं, क्योंकि मदरसन संवर्धना सुमी मदरसन अगर सुमी। आपके पास है, मतलब संवर्धन अगर आपके पास है तो ओके, तो वहां पर तो चलिए आपको मुनाफा हो रहा है। हाँ, बट हाल फिलहाल में हमने गिरावट भी काफी देखी इस स्टॉक में। चलिए दोनों स्टॉक्स पर आपको राय दिलवा देते हैं। पहले तो जुबिलेंट फूड वर्क्स पर बात करेंगे। 100 शेयर्स 571 पर इन्होंने लिया हुआ था और अब नुकसान काफी हो रहा है। काफी समय से स्टॉक में हम देख रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड भी है। हालांकि पिछले एक हफ्ते में अच्छी तेजी जरूर आई थी, करीब करीब 4.5% की तेजी थी, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो स्टॉक में इनको नुकसान ही हो रहा है। सौरभ, आपसे समझना चाहेंगे जुबिलेंट फूड पर अपनी राय दीजिए, क्या करें, बने रहें अभी भी स्टॉक में या फिर निकल जाएं? देखिए, जो नतीजे आए थे वो थोड़े कम पसंद आए बाजार को। अगर प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी नीचे आई और रेवेन्यू में भी जो ग्रोथ देखने को मिल रही थी सेम स्टोर सेल्स में, और या कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है उस तरह का रिफ्लेक्शन नतीजों में नहीं आया, इसलिए मुझे लगता है थोड़ा निराशा हुआ बाजार को। मुझे लगता है कि अगर आप लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो कोई भी बाउंस पे निकलना सही रहेगा। संवर्धना मदरसन के जो नतीजे थे वो ठीक आए थे, और जो आगे आउटलुक कंपनी ने दिया है वो काफी कॉन्फिडेंस के साथ दिया है, तो मुझे लगता है उसे भी आप होल्ड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए दोनों ही स्टॉक पर आपको राय दे दी गई है, संवर्धन मदरसन पे भी और जुबिलेंट फूड वर्क्स पे भी इनको राय दे दी गई है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं, और ये कोलकाता से हमें जितेश जी ने पूछा है। इनफैक्ट वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। जितेश जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं हमें? आपका सवाल पूछिए। हाँ जी, अडानी इंटरप्राइज पे मेरा सवाल था। ओके, ये कब लिया था आपने, किस लेवल पर? ये तो मैंने काफी सस्ता में लिया था, 297 में लिया था, 450 से शेयर लिया था। लेकिन अभी क्या किया जाए, इसको ओके। रखा जाए या छोड़ दिया जाए, चलिए निकल जाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लकी हैं आप। 297 पर इन्होंने लिया था, काफी पहले की खरीद लग रही है। बट जैसा कि इन्होंने बताया कि अदानी एंटरप्राइजेज इन्होंने अच्छे लेवल्स देखे होंगे, काफ़ी 3000 के ऊपर गया था, 3600 के ऊपर भी हमने लेवल देखा। इनफैक्ट 4000 के ऊपर के लेवल्स भी देखे, तो मुनाफा तो इन्होंने काफ़ी अच्छा देखा होगा। बट जिस तरीके से हाल फिलहाल में उतार चढ़ाव रहा है स्टॉक में, अदानी एंटरप्राइजेज में पिछले एक महीने में हमने देखा कि 51% की गिरावट इस स्टॉक में देखी, और काफ़ी सारे रिटेल निवेशकों को इसमें नुकसान हुआ। सौरभ, आपसे अब समझना चाहेंगे, अदानी एंटरप्राइजेज वैसे तो मुनाफे में है ये, लेकिन मुनाफा जो था इनका उसमें काफी ज्यादा एक कह सकते हैं कि डाउनफॉल आया है। अभी क्या करें अदानी एंटरप्राइजेज में? अभी भी बने रहना चाहिए या फिर निकल जाऊं? दूसरा कोई स्टॉक आप इनको सुझाएंगे? देखिए, काफ़ी इन्होंने पुराने खरीद रखे हैं, अच्छा मुनाफ़ा हो रहा है, कभी मुनाफ़ा थोड़ा बाँधना भी ठीक रहता है, तो मैं यहाँ पर सलाह दूँगा तकरीबन आप पार्शियली तो आप यहाँ पर ज़रूर बुक करें। करीबन 40-50% आप यहाँ पर ज़रूर बुक कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कंपनी की तरफ से भी काफ़ी क्लैरिफ़िकेशन आई है, जो पिछले दिनों समाचार में रही चीज़ें, जो समाचार में रहीं उसके ऊपर, और दूसरा इनके दिसंबर कुछ तिमाही के नतीजे भी आने हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि यहाँ पर आप आधा बुक कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा मुनाफ़ा हो रहा है, और उस पैसे को आप शिफ्ट कर सकते हैं कैपिटल गुड सेक्टर की ओर, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है सेक्टर अगले 2-3 साल के हिसाब से। जैसे कि अच्छी कंपनियाँ हैं, एल&टी है, एबीबी के नतीजे आए काफ़ी अच्छे आए हैं, कमिंस के बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, सीमेंस एक बहुत अच्छी कंपनी है। तो इस तरह की कंपनियों में आप अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं, और जब अदानी एंटरप्राइजेज़ के बाकी नतीजे आ जाएँगे और कंपनी का और आउटलुक आएगा कि आगे उनके क्या प्लान्स हैं, तब मुझे लगता है कि इसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। आपके स्टॉक्स पर ये व्यू सौरभ की। आगे बढ़ेंगे, वाराणसी से शशि श्रीवास्तव का सवाल लेंगे, और ये सवाल आया है इंस्टाग्राम के जरिए। इनके पास है IRFC के 1575 शेयर 25 रुपये 75 पैसे के भाव पर।
मंदार, आपसे राय जानना चाहेंगे आईआरएफसी के शेयर को लेकर। हमने देखा था पिछली तिमाही में बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी आईआरएफसी के शेयर ने भी। 20-22 का शेयर था, चढ़ते चढ़ते 35-36 रुपए के आसपास हो गया था, लेकिन पिछले 2.5-3 महीने से बिल्कुल एक रेंज में है। जो कहानी पहले थी वो कहानी थी 18-20-22 वाली, अब वो हो गई है 30-32 वाली। आपको क्या लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट के लिए अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा? अभिषेक जी, आपने सही कहा कि स्टॉक पिछले 3-4 महीनों से एक रेंज बाउंड ट्रेड में है। बहुत ही नैरो रेंज में ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन जब इसका ओवरऑल लॉन्ग टर्म फॉर्मेशन हम देखते हैं तो पॉजिटिव लगता है। और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन में पोजीशन होल्ड तो करनी चाहिए, और जिसने इसमें पोजीशन नहीं बनाए वो फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। और ये इसलिए कहता हूं क्योंकि इसका अगर आप लिस्टिंग से अब तक का चार्ट देखो तो इस स्टॉक में पहले तो 26 से लेके 27 के लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। मल्टीपल टाइम्स स्टॉक वहां तक जाके नीचे आ जाता था, लेकिन उसके बाद जब नवंबर 22 में स्टॉक ने ये लेवल्स पे ब्रेकआउट जनरेट कर दिया, उसके बाद इस यानी ये जो फॉर्मेशन स्टॉक में बना है इसको कहते हैं साइडवेज ब्रेकआउट फॉर्मेशन। अब नॉर्मली जब इस तरीके का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है तो एक 3 साल की व्यू से ब्रेकआउट लेवल जो होता है वहां से स्टॉक डबल कर देता है। तो इस केस में जो ब्रेकआउट लेवल है वो 27 का है, तो आगे जाते हुए इसका 54 तक का टारगेट बनेगा। कितना टाइम पीरियड? तो 3 साल का टाइम पीरियड होना जरूरी है। और हम अगर इसमें मूव देखते हैं तो ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक ऊपर में 37 रुपीस तक चला, लेकिन तब से ये कंसोलिडेशन में है। नीचे की तरफ इस स्टॉक में 29 और 28 इस तरीके का सपोर्ट बना हुआ है, और ऊपर की तरफ 35 और 37 इस तरीके का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मेरी राय तो रहेगी कि पोजीशन फिलहाल होल्ड कीजिए। इनकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो 25 रुपीस का होगा, और किसी ने अगर फ्रेश पोजीशन इसमें बनानी हो तो मुझे लगता है सपोर्ट लेवल्स पे पोजीशन जरूर बना सकते हैं। 25 का स्टॉप लॉस होगा। जब भी इसमें करेक्शन दिखता है 29-28 के आसपास आ जाता है, तब आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कीजिए। 3 साल का व्यू रखिए। इसमें ऊपर का टारगेट जो है वो 52 से लेके 54 तक का होगा। ठीक है, 52 से 54 तक के टारगेट्स के लिए आप आईआरएफसी में अपना निवेश बनाए रखिए। 25 रुपए का स्टॉप लॉस होगा आपके लिए। शशि के पास एक और स्टॉक है, वो है आईडीएफसी का, और काफ़ी भारी भरकम क्वांटिटी में शेयर इनके पास है। 6,500 शेयर हैं 60 रुपये 50 पैसे के भाव पर। आईडीएफसी आज हम देख रहे हैं कि ये शेयर 12-13% नीचे है, और नीचे किसी कमज़ोरी, किसी बुरी खबर के चलते नहीं है, बल्कि आज डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो रहा है शेयर में। आज है रिकॉर्ड डेट, 11 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया था, और आज उसकी रिकॉर्ड डेट है। आपसे सौरभ जी जानना चाहेंगे, आईडीएफसी क्या बॉटम फिशिंग का मौका है क्या? क्योंकि डिविडेंड के लिहाज से एक आकर्षक शेयर है ये आईडीएफसी। क्या आपको लगता है कि जिसके पास नहीं है एक एंट्री का बेहतरीन मौका मिल रहा है आज? जी, मुझे लगता है कि जो उन्होंने एक बिजनेस बेचा था उनसे उसको काफी अच्छी पैसे आए थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा डिविडेंड आया, और ये रिकरिंग नहीं रहेगा। इतना बड़ा डिविडेंड हर साल तो नहीं आएगा। मुझे लगता है कि आईडीएफसी की बजाय एफडीएफसी बैंक अगर वो मतलब लें तो ज्यादा बेहतर। ओके, तो ये राय आपको आईडीएफसी में दे दी गई है और आईआरएफसी में भी आपको रणनीति बता दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमें ट्विटर पर सवाल आया है हर्ष जी का। इनका है इनके पास अपोलो टायर है, 106 शेयर्स इन्होंने 330 के भाव पर लिया है, और इनकी खरीदारी के पास ही इस पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। इनसे बात तो नहीं हो पाई, ये इन्होंने लिया कब था स्टॉक, बट इनकी जो 330 पर लिया था, 332 पर ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। मंदार, क्या सजेस्ट करेंगे? अगर ट्रेडिंग का ही नजरिया है तो चार्ट्स पर और कितनी तेजी दिखाई दे रही है आपको? क्योंकि आज तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ मिनटों में बाइंग अच्छा आई है अपोलो टायर्स में। ट्रेडिंग का नजरिया हो तो क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स को वॉच करें? पूजा जी, देखिए अपोलो टायर्स फिलहाल तो होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में अंडर करंट पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। 340-342 का इस स्टॉक में अभी रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, लेकिन ये अगर आप कंसोलिडेशन देखो तो ऐसे लग रहा है कि ये कुछ ही दिनों में ये स्टॉक ऊपर के लेवल्स भी ब्रेक कर देगा। मैं सजेस्ट करूंगा इनके लिए स्टॉप लॉस 315 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ऊपर में 340-42 का रेजिस्टेंस वॉच कीजिए। ये जब भी ब्रेक करेगा तब इसमें ऊपर में 360 से लेके 380 तक के टारगेट्स इसमें बन सकते हैं। तो पोजीशन फिलहाल होल्ड करनी है, शॉर्ट टर्म में ये बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अपोलो टायर्स में बने रहने की सलाह है। पहले बाजार पर एक नजर डालेंगे। इंडेक्स के लेवल पर कुछ चेंज नहीं हुआ है। निफ्टी में
और निफ्टी बैंक में आधे % के आसपास की कमजोरी है। बिल्कुल जो स्थिति अब से आधे घंटे पहले थी वही स्थिति है, लेकिन स्टॉक्स के लेवल पर बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जो स्टॉक्स मजबूत थे वो थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, जो ज़्यादा कमज़ोर थे वहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है। मसलन अगर हम मेटल काउंटर्स की बात करें तो अपनी जो चमक है उसको थोड़ी सी लूज़ कर रहे हैं। टाटा स्टील या फिर हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सभी स्टॉक्स में 1 से 1.5% के आसपास की मजबूती थी, जो कि अब 1% से भी कम रह गई है। 0.25% की मजबूती है टाटा स्टील में और बाकी स्टॉक्स तेजी से नीचे आए हैं। लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस निफ्टी का टॉप लूजर था, वहां पर थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से स्ट्रेंथ आ रही है और अब ये शेयर है करीब 1.5% कमजोर और इतनी ही कमजोरी है अडानी पोर्ट्स के शेयर में भी। एसबीआई टॉप लूजर है, 2.5% के आसपास की कमजोरी है, क्योंकि जो खबरें जो आई हैं, जो एक्सचेंजेस के पास जो जानकारी आई है कि अडानी ग्रुप की कंपनियां जो अपने शेयर प्लेज कर रही हैं एसबीआई कैपिटल ट्रस्टी के पास, जो कि एसबीआई का ही एक पार्ट है, उसके पास अपने शेयर गिरवी रख रही हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे अब कमोडिटी मार्केट की एबीसीडी। कमोडिटी की एबीसीडी में हम आज बात करने वाले हैं मौसम की एबीसीडी की। बात करेंगे अल नीनो और ला नीना की। जिस तरह से अमेरिकी मौसम एजेंसी की रिपोर्ट आई है और उसको लेकर पूरे भारत में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि 70% हमारी खेती मानसून पर निर्भर है और मानसून को लेकर चिंता ये है कि अल नीनो आना है। तो अल नीनो होता क्या है वो सबसे पहले भारत में ये जितने भी हवाएं होती है उनकी हवा के प्रवाह पे असर डालता है, विपरीत दिशा में चलने लगती है और जो समुद्र के जो सतह होते हैं और नीचे गहराइयों में भी उसके तापमान में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी होती है अल नीनो की के हालात में। इससे होता क्या है कि बारिश कम होती है, जितने भी आप साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर बारिश कम होती चली जाएगी और हर 3 से 6 साल में अल नीनो की स्थिति बनती है मौसम की। और भारत जैसे कंट्रीज में, भारत ही नहीं देश के दुनिया के कई सारे ऐसे हिस्से जहाँ पे कम बारिश होती है। हवा में बदलाव से दुनिया के कई हिस्से में कम बारिश होती है, इसका असर यही होता है। अल नीनो ईयर में भारत के मानसून सीजन में अब तक जितने भी औसतन देखे गए हैं, इससे पहले 2018 में था, उस साल भी सामान्य से कम बारिश हुई थी। हिंद महासागर में परिस्थितियां बदलती है और मौसम में भी बदलाव होता है, ये एक सबसे मेजर फैक्टर होता है और यहाँ पर सूखे की स्थिति बन जाती है। ये अल नीनो का सबसे बड़ा नुकसान यही है। अब बात करते हैं ला नीना की। ला नीना क्या है? ला नीना में होता क्या है कि तापमान सामान्य औसत जो सामान्य से जो मानसून का जो लेवल होता है उससे कम हो जाता है, ठंडे की स्थिति बनती है और यहाँ पर बारिश भी अच्छी होती है। भारत में खास करके काफी अच्छी बारिश होती है। पिछले 3 सीजन में ला नीना की स्थिति बन रही थी और हमने देखा था कि रिकॉर्ड बारिश हुई, लगातार 3 साल सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन इस साल अब तक की जो भी रिपोर्ट आ रही है, चाहे ऑस्ट्रेलियाई वेदर एजेंसी की हो या अमेरिकी वेदर एजेंसीज की, उनसे यही कहा जा रहा है कि इस बार अल नीनो की स्थिति है। लेकिन अब तक यहाँ के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि अप्रैल से लेकर मई के बीच स्थिति ज़्यादा साफ होगी, फिर पता चलेगा कि वाकई अल नीनो की स्थिति रहेगी मानसून के दौरान या नहीं। शुक्रिया विश्वमोहन। तो बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं जिनके मन में कंफ्यूजन होता है ये दोनों शब्दों को सुनकर, ला नीना और अल नीनो। ला नीना मतलब सिंपल है कि बारिश ज़्यादा होगी, अल नीनो मतलब सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है। तो आप इसको बस अपनी जानकारी के लिए ख्याल रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे, सीतापुर से प्रकाश का सवाल लेंगे, इंस्टाग्राम के जरिए है और इनके पास है एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स की 750 शेयर हैं 235 रुपये के भाव पर। एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स शायद लास्ट ईयर दिसंबर की ही लिस्टिंग है ये और हम देख रहे हैं कि ये शेयर लगातार ये प्रेशर में दिख रहा है। 235 की खरीद है, मे बी आईपीओ भाव शायद ये हो और अब 170 रुपये के आसपास का प्राइस है। सौरभ जी, एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स क्या सलाह होगी आपकी, क्या करना चाहिए इसमें? माफ कीजिए अभिषेक जी, ये स्टॉक ट्रैक नहीं कर। ठीक है, चलिए किसी और एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मंदार शायद आप भी राय नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके पास बहुत मुश्किल 1.5 महीने के आसपास का चार्ट होगा। अभिषेक जी देखिए, आपने सही कहा, डेटा तो कम है लेकिन लिस्टिंग के बाद से ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और आज का अगर ट्रेड देखते हैं तो आज गैप डाउन होके नीचे वीकनेस के साथ ही ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स भी है, यानी आज हेवी सेलिंग का दौर भी चल रहा है स्टॉक में। तो चार्ट देखने पे ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो ट्रेंड तो डाउन है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक एग्जिट करना बेहतर होगा। जब भी इसमें स्ट्रेंथ दिखेगी तब फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं, पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल डाउन ट्रेंड है, ये कहाँ पे रुकेगा पता नहीं है, इसलिए एग्जिट करना बेहतर होगा। ओके,
ओके ठीक है, तो ये राय आपको एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स में फिलहाल जो भी चार्ट्स अवेलेबल हैं उस बेसिस पर आपको राय दी गई है कि एग्जिट कर लीजिए इस स्टॉक से। अब आगे बढ़ेंगे और कोलकाता से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, राधेश्याम जी। नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार सर, मेरा टाटा पावर में है, मेरा 480 शेयर लिया हुआ है, 472 रुपये का, 272 रुपये का, तो कब तक मेरे को होल्ड करना है? 72 पे लिया है, ठीक है। आपका ये लेवल्स करेक्ट कर देते हैं, 372 पे नहीं लिया है इन्होंने, 272 पे लिया हुआ है 400 शेयर्स, और नुकसान हो रहा है स्टॉक में इनको काफ़ी। हालांकि टाटा पावर में अभी हाल फिलहाल में जो नतीजे आए वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन स्टॉक प्राइस में वो अच्छा ज़्यादा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं किया, और इनकी भी जो खरीदारी लग रही है वो काफ़ी ऊपरी स्तर पर है, तो वहाँ से तो स्टॉक लगातार हम देख रहे हैं नीचे ही आ रहा है, 204 पर इस पर आ चुका है। सौरभ, टाटा पावर कैसा लग रहा है आपको? जी, मुझे लगता है कि स्टॉक कंटिन्यूअसली प्रेशर में रहेगा। अगर आप पिछले पूरे 1 साल में देखें तो स्टॉक में अंडर परफॉर्म किया है। मुझे लगता है कि कुछ अंडर रिकवरीज है। इनकी कुछ सीआरसी के रेगुलेशन होते हैं जो इन्हें अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि कॉस्टिंग जो कोल की थी वो उनके लिए भी बढ़ रही है और आगे से यूनिट प्राइस नहीं बढ़ रहा है बिजली का, तो शायद एक वो प्रॉब्लम है। दूसरा, यूएमपीपी से जो मुंद्रा पावर प्लांट है इनका, वो मेगा पावर प्लांट, वहां से भी इनको जो रेवेन्यू है वो थोड़ा प्रेशर में है। मुझे लगता है कि निकल जाना ही बेहतर विकल्प है टाटा पावर से। ठीक है, टाटा पावर से निकल जाने में समझदारी ही कोई विकल्प आप सुझाएंगे इनको, सौरभ जी? जी, अगर आप अपने इसी स्पेस में देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो स्टॉक्स हैं जैसे कि एनएचपीसी, एसजेवीएन, वो अच्छे विकल्प हैं। अगर आप 1 साल का रुख रखते हैं, वहां पर डिविडेंड यील्ड भी आपको अच्छी आएगी। ठीक है, एनएचपीसी, एसजेवीएन, सतलुज जल विद्युत का शेयर, ये 2 शेयर आप अपने रडार पर रखिए और यहाँ से आपके लिए निकल जाना बेहतर है। आगे बढ़ेंगे, प्रवीण का सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए है। इनके पास है एलटीआई माइंट्री के 25 शेयर 4600 रुपये के आसपास, और इनके भाव से थोड़ा सा ही नीचे ट्रेड कर रहा है। सौरभ जी, आप ही व्यू दीजिए एलटीआई माइंट्री। देखिए, मर्जर के बाद अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो सबसे 5वें 6ठे नंबर पे आ गई है अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो। एलटीआई माइंट्री, आपको लगता है कि थोड़ा समय देना चाहिए इसमें, अगर रुकें तो ये फायदेमंद निवेश साबित होगा? देखिए, मर्जर के बाद जो सिनर्जीज नजर आनी चाहिए थी वो नतीजों में नजर नहीं आई है और बाजार उसकी भी वेट कर रहा है कि वो कब सिनर्जीज आएंगी और प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा। दूसरी बात यह है कि आईटी क्षेत्र में वैसे भी थोड़ा प्रेशर है, बाउंस जरूर देखने को मिला नैस्डैक में, जैसे यूएस में बाउंस आया, यहाँ पर भी स्टॉक्स में बाउंस आया, लेकिन पिक्चर मुझे लगता है कि अप्रैल के क्वार्टर में क्लियर होगी, जहां पर जो यहाँ के कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज बता पाएंगी कि आईटी स्पेंड के बजट यूएस में और यूरोप में कैसे चलने वाले हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी महंगा है, क्योंकि आपके रेट के आसपास ही आपने खरीदा हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि ये सेक्टर इस साल भी आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मनी ऊपर ही रहने वाली है। वैल्यू स्टॉक्स में ज्यादा अच्छी बाइंग रहेगी बिनस्बत ग्रोथ स्टॉक्स के। तो मेरी सलाह यहाँ पर रहेगी कि आप निकल जाएं और जिस तरह से जो हम सेक्टर सुझा रहे हैं, जैसे कैपिटल गुड, बैंकिंग क्षेत्र, ऑटो क्षेत्र, वहां पर पैसे को लगाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, राइट, तो ये राय आपको स्टॉक में दे दी गई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और ट्विटर पर हमें सवाल आया है, दिल्ली से राजेंद्र गुप्ता जी ने सवाल पूछा है। 3 स्टॉक्स हैं इनके पास, एक ही करके राय ले लेते हैं। पहला तो है इनके पास एचबीएल पावर, ये 500 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं 106 के भाव पर। दूसरा है इनके पास लेमन ट्री होटल्स, ये 1600 पे लिया है, 86 के लेवल्स पर है। और हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज के स्टॉक भी है इनके पास, 200 शेयर्स इन्होंने 110 पे लिया है। इनका जो स्टॉक सिलेक्शन है तीनों ही मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी से इन्होंने लिया हुआ है, और तीनों ही स्टॉक में हल्के नुकसान में है। ये हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज पर देखिए, लेमन ट्री, एचबीएल पावर, तीनों में इनको हल्का नुकसान हो रहा है। मंदार, आपसे राय लेना चाहेंगे, ये तीनों स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको? बने रहना चाहिए या फिर कहीं से एग्जिट कर ले? कुछ इनको बदलाव आप सुझाएंगे इनके पोर्टफोलियो में? पूजा जी, देखिए, शुरुआत करते हैं एचबीएल पावर से। एचबीएल पावर का अगर मैं मंदार, प्लीज अनम्यूट कीजिए। अभिषेक जी, देखिए, मैं एचबीएल पावर के बारे में बात कर रहा था। ऑल टाइम हाई के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद पिछले 2-3 महीने से इस स्टॉक में कंसोलिडेशन बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक आगे जाते हुए, यानी अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, 2 से 3 साल का व्यू हो, तो यहां से भी ये स्टॉक अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। इस स्टॉक में 95 और 90 के लेवल्स पे अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, तो जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए मैं 85 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। 85 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए। फिलहाल जो कंसोलिडेशन है वो इस स्टॉक को 95 और 115 ये 2 लेवल्स के बीच में रेंज बाउंड ट्रेड करने को लगाने वाला है और अगले 2-3 महीने इसी रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखेगा। लेकिन अगर 2 से 3 साल का व्यू रखते हैं तो ऊपर के लेवल्स हमें इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। जो दूसरा स्टॉक है लेमन ट्री फिलहाल पिछले अगर 2-3 महीने का चार्ट देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन में बना हुआ है, नैरोइंग कंसोलिडेशन है। नीचे की तरफ 72 71 के लेवल्स पे इस स्टॉक में सपोर्ट बनता है, ऊपर में 83 से लेके 85 इस तरीके का रेजिस्टेंस बनता है। तो इस स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म व्यू अगर हो, 2 से 3 साल का व्यू हो, तो इस स्टॉक में भी ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये कंसोलिडेशन है और ये लेवल्स के बीच में ही ट्रेड करते रहेगा। और जो तीसरा स्टॉक है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, अगर आप लिस्टिंग से अब तक का चार्ट देखो, यानी पिछले 2-3 साल का, तो लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक में एक अपमूव देखने को मिली। स्टॉक 55-60 रुपए से ऊपर में 200 रुपए तक चला, लेकिन तब से 2021 से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है। अब एक कंसोलिडेशन जो है इसमें नीचे में अंडर करंट है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 92-95 की जो लेवल से यहाँ से स्टॉक में सपोर्ट मिलता है, जब ये नीचे आ जाता है वहां से ये बाउंस बैक कर देता है। तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ ये लेवल्स पे इस स्टॉक में अंडर करंट है। फिलहाल कंसोलिडेशन है, रुकना मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, 2 से 3 साल का अगर आप व्यू रखते हैं और इसमें 90 रुपए का अगर स्टॉप लॉस रख के पोजीशन बनाए रखते हैं तो इसमें ऊपर की लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 90 रुपीज के स्टॉप लॉस से हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज होल्ड करना है। ठीक है, 90 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज को होल्ड कीजिए। लेमन ट्री लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लेकिन फिलहाल एक रेंज में फंसा हुआ ये स्टॉक है। आगरा से चंद्रशेखर हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? हेलो जी चंद्रशेखर जी, सवाल पूछिए अपना। जी मैं पीपीएल फार्मा लिया था 119 रुपए के रेट पे। पीपीएल यानी कि पिरामल फार्मा? हाँ जी, पिरामल फार्मा। ठीक है। और एक मैंने केशोराम लिया है, वो भी 400 लिया था, और आईडीबीआई 400 लिया था मैं। केशोराम का भी सर भाव बता दीजिए और आईडीबीआई का भाव बताइए। जी आईडीबीआई का 48.95 है अभी। ठीक है। और जो मैंने लिया था 55 में लिया था। आपने 55 में लिया था, और केशोराम? आईडीबीआई और केशोराम मैंने 65 में लिया था सर। 65 में? जी ठीक है। पीपीएल फार्मा, पिरामल फार्मा हम देख रहे हैं कि लगातार ये प्रेशर में है। ये कारोबार अलग हुआ था और तब से हम प्रेशर में ही देख रहे हैं। सौरभ जी, पिरामल फार्मा क्या व्यू होगा आपका? 120 रुपए के आसपास से खरीद है, 90 रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा है, कोई रिकवरी के साइंस दिख नहीं रहे हैं। क्या आपको बिजनेस पर भरोसा है? क्या निवेशित रहना चाहिए? ठीक होगा ये? चीजें आए थे तो वहां पर तो डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला। टॉप लाइन कुछ खास बढ़ा नहीं, कॉस्टिंग प्रेशर इनके बढ़ गए और शायद बॉटम लाइन में नुकसान था। मुझे लगता है कि क्योंकि इन्होंने डिलीवरी में ले रखा है तो मुझे लगता है एक क्वार्टर और देख लें कि गाइडेंस क्या आती है। अन्यथा वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें मतलब रुका भी जाए। अगर ये पैसे को शिफ्ट कर सकते हैं तो हमने जैसे बताया कि पैसे को आप कैपिटल गुड क्षेत्र में पैसे को शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप निकल के, और अगर आपने सोचा है कि लंबे समय के लिए, तो मुझे लगता है कि एक क्वार्टर और देख लीजिए। अगर वहां पर भी नतीजे डिसअपॉइंटमेंट मिलती है तो बिल्कुल उसी वक्त एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक है। पिरामल फार्मा से निकल के कैपिटल गुड्स में आपको एंट्री करने की सलाह दे रहे हैं सौरभ, लेकिन 2 और स्टॉक हैं इनके पास, चंद्रशेखर जी के पास। केशोराम है 65 के भाव पर और आईडीबीआई है 55 के भाव पर। केशोराम मंदार, आपसे जानना चाहेंगे, पिछला 1 साल जो बीता है हमने लगातार शेयर में उतार चढ़ाव देखा है, रेंज में ही ट्रेड करते हुए देखा है। फिलहाल 57-58 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसका जो नेक्स्ट ब्रेकआउट आएगा मंदार, आपके हिसाब से वो कब आएगा और कितना वेट करना चाहिए उसके लिए? अभिषेक जी, आप अगर केशोराम का लॉन्ग टर्म चार्ट देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि इसमें जो एक
अच्छी खासी जो मूव बनी वो 2007 और 2008 में थी, और तब से 2008 से ये स्टॉक आप अगर देखो तो ड्रिफ्ट होते हुए नीचे ही आ रहा है। पिछले 7-8 साल का अगर आप चार्ट देखो तो आप उसी लेवल पे फिलहाल ट्रेड करें, यानी ये जो करंट लेवल्स है 55 के आसपास वाली, तो यही लेवल्स पे 2013 में भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो मोर और लेस वही लेवल्स पे है पिछले 7-8 साल से, उससे भी ज्यादा पीरियड है। तो कंसोलिडेशन का दौर है इस स्टॉक में। ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कोई कह पाए कि हाँ इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में से आप निकल जाओ तो वो बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट में बाकी अपॉर्चुनिटीज हैं, बैंकिंग स्टॉक्स में हैं, फाइनेंशियल स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज हैं, 5G सेक्टर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा शिफ्ट करने के लिए। एक शिफ्ट करने की जो एडवाइस है वो ज़्यादा बेहतर वाली एडवाइस होगी। जबकि ये स्टॉक परफॉर्म करने लगेगा तब हम फिर से इसमें आ सकते हैं। फाइनली जो इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट कमाना है, तो वो कौन से स्टॉक से कमाना है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कोई भी स्टॉक जो बढ़िया वाला स्टॉक है उससे अगर आप प्रॉफिट कमाओ तो वो ज़्यादा बेहतर वाली स्ट्रैटेजी होती है। तो इस स्टॉक में से एग्जिट व्यू रहेगा, आप शिफ्ट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, केशवराम से निकलने की सलाह है। लेकिन सौरभ जी अगेन आपके पास आएंगी, IDBI बैंक, इसके बारे में आपका क्या व्यू होगा? 55 रुपए के आसपास की इनकी खरीद का भाव है, और जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए थे सरकार के मुताबिक उससे काफ़ी खुश हैं, जो विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है उसकी। क्या आपको लगता है कि बड़ी वैल्यू है, इसमें बने रहना ठीक रहेगा? सौरभ जी? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपके लिए सवाल था। जी जी, आप ऑपरेशनल मैट्रिक्स पे देखेंगे तो बैंक के जो मैट्रिक्स हैं, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो, चाहे वो एनपीए हो, चाहे वो प्रोविजंस हो, वो इंडस्ट्री से बिलो पार हैं। इसीलिए कभी भी IDBI को अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिला। जो बाजार में बात है कि वापस इसका सरकार अपना हिस्सा बेचेगी और LIC भी इसमें से निकलेगी तो एक बड़ा इन्वेस्टर आएगा, उसके कॉन्टूर्स अभी फाइनली क्लियर नहीं है। लेकिन कोई भी अगर इस बैंक को लेता है तो वो एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर होगा। पॉइंट ये है कि इसका जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो कैसे बेहतर हो, उसको होने में मुझे लगता है अभी समय लगेगा। सिर्फ उस लिहाज से मैं बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। निकल जाए इनसे, काफी अच्छे बैंक हैं, जैसे कि प्राइवेट क्षेत्र में कोटक बैंक हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस हो गया, और जो सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा बैंक है, विकल्प है, SBI अच्छा विकल्प है। तो बड़े बैंकों के साथ अगर आप रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो बड़े बैंकों के साथ यहाँ पर निवेश शिफ्ट करने की राय आपको दी जा रही है IDBI बैंक में। अगला सवाल है ट्विटर पर प्रकाश जी ने भेजा है, और इनका सवाल है अंबुजा सीमेंट 20 शेयर्स 364 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं गिरावट में इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी इनको फायदा हुआ नहीं। जिस तरह का दबाव और उठापटक हम अदानी ग्रुप के शेयरों में देख रहे थे, क्लियरली उसका इम्पैक्ट अंबुजा सीमेंट में भी देखने को मिला, और इनकी जो खरीदारी का भाव है उससे भी नीचे आ चुका है स्टॉक। इनफैक्ट आज भी अगर हम देखें तो स्टॉक 5% की 5.5% की गिरावट के साथ स्टॉक इस वक्त अपने दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। सौरभ, अंबुजा सीमेंट पर अपनी राय दीजिए, यहाँ पर क्या करें? बने रहना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि गिरावट पर काफी सारे रिटेल निवेशक एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये स्ट्रैटेजी सही होगी, या फिर और आज ज्यादा करेक्शन देख रहे हैं आप अंबुजा सीमेंट में? देखिए, जो अंबुजा सीमेंट या ACC के स्टॉक प्राइसेस इसलिए बढ़ गए थे जब इसे अदानी ग्रुप ने लिया, तो उसके बाद स्टॉक काफी भाग गया था। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें तो वो इन्हीं रेटों पे अंबुजा पहले ट्रेड करता था। जहां तक ऑपरेशंस की बात है तो मुझे लगता है कि बहुत सारी सीमेंट कंपनियों को परेशानी हो रही थी कि उनके कॉस्ट को मैनेज करने के लिए और वॉल्यूम्स को मैनेज करने के लिए, तो नतीजे भी कुछ के अच्छे आए, कुछ के खराब आए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगले 5-6 महीनों के लिए तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि एक 3 महीने बाद तो फिर मानसून आ जाता है, और मानसून में जब शुरू होता है सितंबर तक चलता है, तब भी एक्टिविटी थोड़ी सी नरम रहती है। क्योंकि इनका खरीद भाव के आसपास ही है तो यहाँ से निकल जाएंगे, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि यहाँ से आप इसमें से निकल जाएं। ठीक है, अंबुजा सीमेंट से निकलने की सलाह है। 344 रुपए पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। हालांकि एसिम फ्रेमवर्क में डाला गया था NSE की तरफ से इन 3 शेयरों को, अडानी ग्रुप के, वो बाहर आ गए हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बिकवाली यहाँ पर और थोड़ी सी इंटेंस हो रही है। महाराष्ट्र से महेश हमारे साथ हैं। महेश जी, पूछिए, क्या जानना है आपको? हेलो जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी, सवाल पूछिए सर। हाँ, मेरा इन्फोसिस है, मेरे 20 शेयर है, 1650 रुपए में लिए हैं। इन्फोसिस?
हाँ, इन्फोसिस 100 शेयर है। हेलो ठीक है, इन्फोसिस है 1600 रुपए के भाव पर ये शेयर इनके पास फिलहाल 1600 रुपए थोड़ा सा नीचे ये ट्रेड कर रहा है। सौरभ जी, करना क्या है आईटी स्टॉक्स में? आज हम देख रहे हैं कि मूड थोड़ा सा ख़राब है। हालांकि अगर हम लास्ट ईयर के लोअर लेवल से देखेंगे तो ठीक ठाक रिकवरी आ गई है। आपको लगता है कि इस साल के कहीं ना कहीं एक छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं आईटी स्टॉक्स? देखिए, मुझे लगता है कि आईटी क्षेत्र में थोड़ा प्रेशर तो रहेगा, लेकिन फिर भी लार्ज कैप के साथ रहना बेहतर है। और लार्ज कैप में इन्फोसिस एक बहुत अच्छा विकल्प है। नंबर्स इनके अच्छे थे। एप्पल क्वार्टर में ये भी मैनेजमेंट क्लियर करेगी कि आने वाले पूरे साल का आउटलुक कैसे रहने वाला है, आईटी स्पेंडिंग कैसे होगी, और मार्जिन के ऊपर भी गाइडेंस आएगा। मार्जिन इस क्वार्टर में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा इंप्रूव हुआ था, क्योंकि आपने दिग्गज कंपनी ली है जो बेलवेदर है और जो जिसके परफॉर्मेंस भी अच्छी आई है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। ओके, ठीक है। तो बने रहने की राय आपको दिया थी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिए, अब अगले दर्शक हमारे साथ हमें व्हाट्सएप पर सवाल भेजा है इन्होंने। अहमदाबाद से अजय शाह जी ने, बायोकॉन के शेयर्स हैं इनके पास, 2400 शेयर्स इन्होंने 200 के भाव पर लिया हुआ था और ये बता रहे हैं कि ये पिछले 18 साल से इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। बट अगर प्राइस पॉइंट पर देखेंगे तो पिछले 18 साल में स्टॉक 200 से 240 ही हुआ है, क्योंकि शेयरों की संख्या इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ली हुई है, इस वजह से मुनाफा काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। बट अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो इतना कुछ ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं बायोकॉन ने। अभी अगला एक साल ये और दे सकते हैं। मंदार, बायोकॉन के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? 200 से 240 ही चल पाया पिछले 18 साल का, जैसे कि ये बता रहे हैं कि होल्डिंग है। बने रहना चाहिए और तेजी के लिए रुके या फिर निकल जाए, क्योंकि एक साल का समय और दे सकते हैं स्टॉक को? पूजा जी, देखिए, मुझे लगता है कि स्टॉक यानी लॉन्ग टर्म चार्ट जब मैं देखता हूं तो एक स्टडी अप ट्रेंड में है स्टॉक। और हाँ, पिछले 3 साल से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, ये बात सही है। यानी 480 से स्टॉक ये नीचे में 200 करंट लेवल जो है 240 की यहाँ तक नीचे आ चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि ये करेक्शन डन है और इस स्टॉक में अपमूव स्टार्ट होगी। सिर्फ एक साल का व्यू लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। 3 साल का अगर व्यू रखते हैं तो मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। 210 से लेके 220 ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है स्टॉक के लिए। यहाँ से इस स्टॉक में बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है। तो जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 200 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी है। और ऊपर की तरफ ये जो सपोर्ट से बाउंस बैक करेगा तो मुझे लगता है ऊपर में 340 360 के लेवल्स मिल जाएंगे, जहां पे ये एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। सिर्फ एक साल नहीं, 3 साल का व्यू रखिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, 3 साल का आपको व्यू रखना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा स्टॉक को, बायोकॉन को। हालांकि काफ़ी निराश किया है इस शेयर ने। बायोलॉजिक्स बिजनेस से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों पर अब तक तो ये खरा नहीं उतरा है शेयर। आगे बढ़ेंगे, हरियाणा से रवि हमारे साथ हैं। रवि, नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? सर नमस्कार सर। जी सर, मेरे पास में 16 विन यार्ड का 62 स्टॉक है सर। 342 का बाइंग है। 342 की बाइंग आपकी है 16 वाइन यार्ड्स में, ठीक है। 401 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है और जहाँ तक मेरा अनुमान है, और 350 रुपये के आसपास इसका आईपीओ का भाव भी था। फ़ायदा ही हो रहा है आपके भाव से। तो जानते हैं इस पर करना क्या है। सौरभ जी, 16 वाइन यार्ड्स, क्या सलाह देंगे इस पर आप? देखिए, वैसे तो ये नई लिस्टिंग है, बट मैनेजमेंट को अभी इनका जो नंबर्स आए थे, जो प्रीलिम नंबर आए थे वहां पर, और इंटरव्यू मैंने इनका देखा था, तो वहां पर गाइडेंस काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है। वॉल्यूम्स इनके इंप्रूव हो रहे हैं। जो थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में बाइंस में ये अच्छी एंट्री ले रहे हैं, जहां पर इनके मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो गाइडेंस अच्छी दे रही है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस दे रही है। मुझे लगता है कि एक क्वार्टर, मार्च क्वार्टर आप और वेट कीजिए, वहां पर भी अगर नतीजे अच्छे ही रहते हैं तो आप बने रहिए। ठीक है, 16 वाइनयार्ड्स में बने रहने की सलाह है। रवि, कोई और शेयर आपके पास है? सर, मेरे पास में यस बैंक का है सर। 21 की बाइंग है, 1000 स्टॉक सर। 21 रुपये का भाव है और ये वही भाव है जहां पर हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया लगातार सतर्क कर रहे थे कि जो भी पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं येस बैंक के लिए, वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, और अब शायद एक कंसोलिडेशन वाले फेज में जा सकता है। और एग्जैक्टली वही हुआ है शेयर में। येस बैंक पे 17 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं सौरभ जी, एक रिस्की बेट था जिन्होंने 21-22 रुपये के भाव पर एंट्री करने की कोशिश की, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा था कि 12-13 रुपये के भाव से लगातार ये शेयर चल चुका था।
यस बैंक, अब आपको लगता है कि कोई फ्रेश ट्रिगर इसके लिए बनेंगे? क्या इसके बिजनेस में इतनी स्ट्रेंथ है कि शेयर अभी और चले यहाँ से? जी नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता कि बैलेंस शीट अभी उतनी स्ट्रांग हुई है कि प्राइस में और बढ़ोतरी यहाँ से देखने को मिले। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी थोड़ा-सा हो सकता है, यहाँ से भी थोड़ा-सा करेक्शन आ जाए, क्योंकि नतीजे कुछ बहुत अच्छे नहीं थे। और दूसरा, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो लॉक इन हैं, जो शेयर लॉक इन है, वो लॉक इन भी खुल जाएगा मार्च में। कहीं वो स्टॉक मार्केट में बिकने अगर वो आता है, तो मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर एक और भी बन सकता है। कोशिश कीजिए यहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो निकलने की सलाह है येस बैंक के शेयर से। और जो राइट ऑफ किया था इन्होंने अपने AT1 बॉन्ड को, उसको खारिज किया था हाई कोर्ट ने, और आज ये खबर आई है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा येस बैंक। तो इस पे आप नज़र रखिए, लेकिन फिलहाल इसे निकलने की सलाह है। बिल्कुल 3 महीने का भाव देखिए, अनचेंज्ड है, 17 रुपये के आसपास के प्राइसेस आपको अपने स्क्रीन पर दिखेंगे येस बैंक के। चलिए फिलहाल इस शो को यहीं पर अब समाप्त करेंगे। मंदार जी और सौरभ जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बाजार पर अपना व्यू शेयर करने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों की मदद करने के लिए भी।